गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें हम लोगों ने जो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था, उसका रिमेनिंग क्वेश्चन मैं आज आपके सामने लेने जा रही हूँ। तो देखते हैं हमारे आज के कौन से पैरामीटर्स है। फिजियोलॉजिकल मतलब आपको तो समझ में आता है, फिजियोलॉजिकल मतलब हमारे बॉडी से रिलेटेड ऐसे कौन से पैरामीटर्स है जो एक लिमिट में ही रहने चाहिए। अगर वो उस लिमिट से बढ़ते हैं तो डिजीज का वहाँ पर राइज हो जाता है। ठीक है, कोई भी डिजीज होगी तो उसका अंदेशा, उसका डायग्नोस्टिक टूल है वो। ठीक है, आप जैसे कोई फिजिशियन के पास जाते हैं, बोलते कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, तो वो क्या बोलते हैं पैथोलॉजिकल, आपको कुछ पैथोलॉजी लैब में भी कुछ टेस्ट लिख के देते हैं और वो टेस्ट की रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट को देखते हुए फिर वो डिसाइड करते हैं कि पर्सन को क्या हुआ होगा। तो ये फिजियोलॉजिकल पैरामीटर हमको पढ़ना है और पता करना है कि उनकी नॉर्मल रेंज क्या है। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के साथ। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन जो रहता है, इसका नॉर्मल रेंज जो है वो 20 से लेकर 26 mg पर kg पर डे। ठीक है, जब किडनी में डिसफंक्शनिंग हो जाता है, किडनी किसी भी रीजन से अगर खराब हो गई है तो ये जो रेंज है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, 20 से जो उनका रेंज है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद है ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, हार्ट के पेशेंट रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो जाता है आर्टरीज और वेन्स पे, जहाँ पे ब्लड फ्लो होने वाला है वहाँ पर प्लाक जम जाता है कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है फिर क्या करेगा, ब्लड को रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज होगी। तो उसकी नॉर्मल रेंज कितनी है, 150 से लेकर 240 mg पर डेसीलीटर। पर डेसीलीटर ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, पर डेसीलीटर मतलब ब्लड की बात कर रहे हैं। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल 150 से लेकर 240 mg तक है, तो ये नॉर्मल रेंज है। उसके बाद है स्पर्म काउंट्स। आप लोगों ने सुना होगा अजोस्पर्मिया वगैरह सुना होगा। ठीक है, जैसे पेरेंट्स रहते हैं, कुछ न्यूली मैरिड कपल रहते हैं, वो पेरेंटिंग के लिए या फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, तो वहाँ पर सक्सेस नहीं होने की वजह से वहाँ पर एक रीज़न बताया था कि अजोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट कम रहता है तो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो 60 से लेकर 150 मिलियंस पर ml, ये जो है समाइनल फ्लूइड में इतना स्पर्म काउंट रहना चाहिए। ठीक है, अगर इतना रहेगा 60 से लेकर 150, देन प्रेगनेंसी होने वहाँ पर होगी। फैमिली प्लानिंग जो कर रहे हैं कपल, वो सक्सेस हो सकता है। अदरवाइज उनको फिर अजोस्पर्मिया जो डिसऑर्डर है उसका पहले ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, आफ्टर दैट उनका जो प्लानिंग रहेगा वो। उसके बाद है हार्ट रेट। हार्ट रेट कितना होना चाहिए, आप सभी को पता है 72 बीट्स पर मिनट जो है वो नॉर्मल हार्ट रेट माना गया है। ठीक है, लेकिन अगर 60 से लेकर 80 के रेंज में है तो भी उसको नॉर्मल ही कहा जाता है। किसी की 60 से कम है या 80 से ज़्यादा है तो वो नॉर्मल रेंज नहीं है, वहाँ कुछ ना कुछ डिजीज और कुछ ना कुछ अदरवाइज डिसऑर्डर है। ठीक है, ये इंडिकेशन है उसका। उसके बाद में आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स मेल और फीमेल के लिए अलग अलग यहाँ नंबर दिया गया हुआ है। मेल के केस में बताया 4.5 से लेके 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। ठीक है, ये उसका यूनिट है। आपको जब भी लिखने के लिए आएगा, एक नंबर के लिए आएगा लिखने के लिए, दो पूछे जाएंगे, वहां पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन रह सकता है, तो यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है। अगर यूनिट नहीं लिखा तो मार्क्स कट सकते हैं आपके। ठीक है, यूनिट्स कंपलसरी है। सिमिलरली फीमेल का केस है तो 3.5 से लेके 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, ये उसका आरबीसी का रेंज होता है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के केस में डिफरेंस है, मेल का थोड़ा ज्यादा है और फीमेल का कम है, ये याद रखना है। और उसके बाद में ब्लड शुगर, डायबिटीज के केस में जो शुगर है वो चेक करते हैं। ये जो शुगर के मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये रैंडम है। रैंडम शुगर मतलब कि ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया कि फास्टिंग है या आफ्टर मील है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, रैंडम शुगर कहते हैं इसको। ठीक है, तो उसकी जो रेंज है वो कितनी होनी चाहिए, 80 से लेके 120 mg पर 100 ml। ठीक है, तो ये डायबिटीज का, अगर इससे बढ़ जाता है तो मतलब शुगर लेवल है, पेशेंट डायबिटिक है। ठीक है, और इससे कम हो रहा है, 80 से कम हो रहा है तो वो क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है ना। और स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या होता है, ये हार्ट डिजीज को वहां पर डिनोट करता है। क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट का जो वेंट्रिकल्स रहते हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है, 70 ml जो नॉर्मल है। अगर इससे कम हो रहा है तो मतलब हार्ट डिजीज का केस है, हार्ट बराबर से पंप नहीं कर पा रहा है और पंप नहीं कर पा रहा है तो वेंट्रिकल्स फिल नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो ये होगा स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना रहना चाहिए, 70 ml। ठीक है, अब आगे का देख लेते हैं हम। फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स में एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, जिसमें वो बोलते हैं कि एब्नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, यूरिन के एब्नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखो। अब आपको वहां पर सब क्वांटिटी नहीं मांगा है, ठीक है ना, यूनिट्स मांगे, सिर्फ आपको ये लिखना है कि प्रोटीन अगर एब्नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है तो क्या हो सकता है, तो प्रोटीन यूरिया। ठीक है, यूरिन के सैंपल में प्रोटीन की जब कंपोजिशन हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे प्रोटीन यूरिया। उसके बाद शुगर अगर आने लगता है यूरिन में, जैसे डायबिटीज का केस है,
तो वहाँ पर यूरिन टेस्ट की जाती है। अगर ब्लड में ग्लूकोज आ गई मतलब ग्लाइकोसोयूरिया, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट के यूरिन में भी ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। सिमिलरली बाइल सॉल्ट, अगर वो जॉन्डिस का पेशेंट है, ठीक है, मैंने बताया देखो जॉन्डिस लिखा है, बाइल सॉल्ट मतलब बाइल हमारे अंदर सिक्रेट होते रहता है बाइल डक्ट्स के जरिए, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया तो यूरिन में आने लगता है। तो जॉन्डिस का जो पेशेंट है ना उसकी टेस्टिंग करेंगे तो बाइल सॉल्ट्स मिलेंगे उसके यूरिन में। तो अब कीटोन बॉडीज, कीटोन यूरिया, जो डायबिटीज पेशेंट रहते हैं उनकी बॉडी में भी यूरिन में कीटोन बॉडीज और कीटोन यूरिया का सिग्निफिकेंस आप लोग को देखने को मिलता है। सिमिलरली ब्लड सेल्स या कोई इन्फेक्शन हो गया है, पस सेल्स आ रहे हैं, तो हीमेटोयूरिया नाम का जो डिसऑर्डर है उसके बारे में हम जज कर सकते हैं। तो मैंने क्या बता दिया आपको, एब्नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बता दिया, प्रोटीन के बारे में, शुगर के बारे में, बाइल सॉल्ट के बारे में, कीटोन बॉडीज के बारे में, ब्लड सेल्स के बारे में, और उसके रिस्पेक्टिव में डिसऑर्डर में देख लिया, प्रोटीन यूरिया, ग्लाइकोसोयूरिया, जॉन्डिस, कीटोन यूरिया और हेमाटोयूरिया। बस इतना ही 2 नंबर का आता है, एज इट इज लिख दिया, 2 में से 2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, याद रखना है। क्या पढ़ा, एब्नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। सिमिलरली यहाँ पर अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट, नॉर्मल रेंज ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये हमारे बॉडी का बहुत ही अच्छा क्या बोलना चाहिए, इम्यून सिस्टम का पार्ट है, जो हमारे बॉडी में अगर कभी इन्फेक्शन हो गया, कोई और एक्सपोजर हो गया, तो ये तुरंत एक्टिवेट हो जाता है इम्यून सिस्टम और उसको रजिस्ट करता है कि बॉडी को सेफ रखना है, ठीक है। आर्मी है, हमारे बॉडी की आर्मी है। तो उसमें कौन कौन है, तो जैसे देखो न्यूट्रोफिल्स है, इओसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, मोनोसाइट्स है और लिम्फोसाइट्स है। अब इनका परसेंटेज पूछा जाता है कभी कभी कि कितना रह सकता है, न्यूट्रोफिल 60 to 70% सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल रहते हैं, इओसिनोफिल जो रहते हैं 1 to 4, हाँ, और उसके बाद बेसोफिल्स रहते हैं 0 to 1, मोनोसाइट्स रहते हैं 5 to 10% और लिम्फोसाइट जो रहते हैं 25 to 30%। आपने सुना होगा टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो ये टी सेल्स और बी सेल्स जो रहते हैं उसमें भी हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत अच्छा पार्ट है। न्यूट्रोफिल्स के बाद हमने इओसिनोफिल देखा है 1 to 4, ये एलर्जिक केस में, अगर किसी को एलर्जी है, अस्थमा है, एलर्जी है, तो इन दैट केस ये काम करते हैं। इस तरीके से सबका अलग अलग काम है, लेकिन काम क्या है, बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए काम करना, ठीक है। कोई भी फॉरेन एक्सपोजर आ रहा है तो ये इसका यही फायदा लेते हुए हम डायग्नोस्टिक टूल के रूप में इसको यूज करते हैं। डायग्नोस्टिक टूल का मतलब होता है अगर कुछ भी एक्सपोजर हुआ हमारी बॉडी में तो ये जल्दी से इंक्रीज हो जाते हैं, इनका नंबर इंक्रीज होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट वहाँ पर इंडिकेशन है हमारे बॉडी की तरफ से कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ गया है, ये एकदम से अपना नंबर बढ़ा देते हैं। इनकी नॉर्मल रेंज जो है उसके अकॉर्डिंग को देखते हुए ये अपना नंबर बढ़ा देते हैं, और इनके इंक्रीज जो होते हैं, इंक्रीज इन केस ऑफ कौन से केसेस में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो लुकेमिया याद रखना है, ब्लड कैंसर के केस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन और साथ में एलर्जी, कई बार एलर्जिक कंडीशन के केस में भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एलर्जी केस में। तो ये हमने देखा वाइट ब्लड सेल्स, इसमें ये इस तरीके से आपको बताना है, 5 उसके मेन प्रकार रहते हैं, उनका परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो ये हुआ वाइट ब्लड सेल्स। आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स में, हमने देखा फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स में वाइट ब्लड सेल्स, एब्नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट और जो हमारे रिमेनिंग बचे हुए थे। इसके साथ ही हमारा फिजियोलॉजिकल पैरामीटर जो टॉपिक है जो मैंने स्टार्ट किया था वो खत्म हो गया है। अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को मेडिकल टर्मिनोलॉजीज पढ़ाने वाली हूँ। थैंक यू।